Dr. Ortho Ayurvedic Oil and डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में 2 दिवसीय मंत्रिमंडल चिंतन शिविर 3.0 का सफल समापन। मुख्यमंत्री साय बोले, चिंतन शिविर से विकास को नई दिशा, सुशासन सुधारों को मिलेगी नई गति। चिंतन शिविर में तकनीक, कृषि, पर्यटन पर विशेषज्ञों ने रखा भविष्य का रोड मैप। ई ऑफिस और सेवा सेतु जैसे नवाचारों की हुई सराहना। झारखंड के देवघर में बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला। मरांडी का आरोप, झारखंड में माफिया चला रहे हैं सरकार। हिमांशु हत्याकांड की सीबीआई जांच की उठाई मांग। नवी मुंबई में बारिश का कहर, बारिश की वजह से नवी मुंबई में भूस्खलन। मेट्रो पिलर के पास सड़क पर गिरा भारी मलबा, यातायात किया गया डाइवर्ट। वहीं पालघर में मूसलाधार बारिश, केलवा बांध के टूटने का खतरा। युद्ध स्तर पर जारी है विस्थापन। सफाले रेलवे स्टेशन का रेल ट्रैक पूरी तरह पानी में डूबा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां पर छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 का सफल समापन हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये शिविर केवल विचार विमर्श का मंच नहीं, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की ठोस आधारशिला बन चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि शिविर से मिले सुझावों को जल्द नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों में शामिल कर राज्य के विकास को नई दिशा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले चिंतन शिविरों से मिले सुझावों के आधार पर ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी महत्वपूर्ण पहलें लागू की गई हैं, जिससे प्रशासन अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित बना है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार आधुनिक तकनीक और सुशासन के जरिए लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। शिविर में पर्यटन, कृषि, उभरती प्रौद्योगिकी, नेतृत्व विकास और विकास परक राजनीति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने विस्तार से अपने विचार रखे। प्राकृतिक खेती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस, जिला केंद्रित विकास और पर्यटन निवेश जैसे मुद्दों पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुझावों के आधार पर विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ेगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महान राष्ट्रविद, चिंतक, प्रख्यात शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मुख्यमंत्री निवास में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को नमन किया और मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि उनके विचार और आदर्श आज भी देश को मजबूत बनाने की दिशा में प्रेरणा प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि डॉक्टर मुखर्जी के सिद्धांत विकसित, सशक्त और अखंड भारत के निर्माण में सदैव मार्गदर्शक बने रहेंगे। उन्होंने राष्ट्रहित, जनसेवा और राष्ट्र एकता के संकल्प को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर में खेलो इंडिया योजना के तहत बनने वाले मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण के लिए 13 करोड़ 77 लाख रुपए की निविदा को मंजूरी दे दी है। इस राशि से हॉल के निर्माण के साथ ही विद्युतीकरण और बाउंड्री वॉल निर्माण के काम भी किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के बिलासपुर संभाग क्रमांक 2 के कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित समय विधि में काम पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप इसका निर्माण सुनिश्चित करने को कहा है। लोक निर्माण विभाग ने कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित कार्य का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये कार्य किसी अन्य को सबलेट नहीं किया जाएगा तथा कार्य संपादन के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी मान्य नहीं होगी। राज्य शासन ने अनुबंधन से पहले ठेकेदार से संपूर्ण कार्यावधि के लिए एपीएस की राशि की बैंक गारंटी प्राप्त करने के भी निर्देश दिए हैं। चिंतन शिविर का तीसरा
भाग 4 और 5 जुलाई को IIM रायपुर में संपन्न हुआ है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर अलग अलग विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। गौर गोपाल दास जी मोटिवेशनल स्पीकर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि एक शासन प्रणाली किस तरह से होनी चाहिए। पौराणिक बातों का उल्लेख करते हुए उन्होंने ये विस्तृत रूप से जानकारी दी कि किस तरह से शासन तंत्र होना चाहिए, शासन प्रणाली होनी चाहिए। प्राकृतिक खेती को लेकर बृहद चर्चा 2 अलग अलग सत्रों में हुई कि आखिर प्राकृतिक खेती क्या होती है, उसके क्या लाभ हैं और अभी ये कहाँ कहाँ हो रहा है। हमारे राज्य के भी कुछ जिलों में प्राकृतिक। अगली खबर, रायपुर नगर निगम में एक तरफ जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर सामान्य सभा चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम में कार्य करने वाले ठेकेदार नगर निगम के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। ठेकेदारों का आरोप है कि उनके किए गए कार्यों के पैसे नगर निगम नहीं दे रहा है। नगर निगम के कमिश्नर कह रहे हैं नगर निगम में फंड नहीं है, जबकि ऑडिट हो चुका है, लेकिन उनके बकाया पैसे उन्हें नहीं मिल रहे हैं। कई ठेकेदारों का 3 महीने तो किसी का पिछले चुनाव से लेकर अभी तक का बकाया पैसा नहीं दिया गया है। कुछ ठेकेदारों का कहना है कि महापौर से इस विषय पर शिकायत भी की गई थी, तो महापौर ने समर्थन भी दिया, लेकिन नगर निगम के आला अधिकारी उनकी बात अनसुनी कर रहे हैं। ठेकेदारों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो वो आगे काम बंद कर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की, जहां पर देवघर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सरकार नहीं बल्कि माफिया तंत्र चल रहा है। मरांडी ने कहा कि कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है और जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु हत्याकांड का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने मामले की CBI जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज के उनकी ऑनेस्टी पर किसी को अविश्वास नहीं करना चाहिए। और उन्होंने अयोध्या की धरती में जाकर के कहा, SIT उन्होंने बना दिया। उन्होंने कहा था भाई कोई भी दोषी नहीं है, छूटेंगे सब पकड़े जाएंगे। मुझे लगता है कि योगी के ऊपर देश की जनता को भरोसा भी विश्वास भी। जमशेदपुर में जिस प्रकार। अगली झारखंड से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर NDA के सहयोगी दल आजसू पार्टी द्वारा महिला अधिवेशन में राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार किए जाने पर मांडू विधानसभा क्षेत्र से आजसू विधायक निर्मल महतो ने APN न्यूज से खास बातचीत करते हुए राज्य के कई ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बातें रखी हैं। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन में वित्त मंत्री की नाराजगी से लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गैर भाजपा कांग्रेस सरकार बनने के ऑफर पर भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस अधिवेशन से ही जुड़ा सवाल सबसे पहले आपसे करते हैं। इस अधिवेशन को आप पार्टी के लिए किस दिशा में एक महत्वपूर्ण देख रहे हैं सबसे ज्यादा? देखिए, आज अखिल महिला राज्य स्तरीय हम लोग का महाधिवेशन है और ये हम लोग के लिए महिलाओं का जो जुड़ाव है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण झारखंड के लिए रखता है। और जो सरकार ठगने का काम किया है, हम महिला लोग से आग्रह भी करेंगे तो वैसे ठग सरकार से बाहर आप लोग निकलिए। ठग से आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठग आप देखिए, जिनका बेटा को ठगा है, जिनका बेटी को ठगा है, नौकरी और बहुत सा वादा करके सिर्फ मैया सम्मान में लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। इस ठग सरकार को जो 5 लाख नौकरी का वादा किया था, ना उनका बेटा को नौकरी मिल रहा, ना बेटी की नौकरी मिल रहा, इसको हम ठग सरकार ही बोल सकते हैं। सिर्फ महिलाओं को ठगने का काम कर रहा है, उनका पति को ठगा, उनका बेटा को ठगा है, उनका बेटी का ठगा है और पूरा झारखंड को ठगने का काम किया है। तो इस ठग सरकार से महिला लोग बचे। क्या कुछ होने वाला है इस अधिवेशन? देखिए, अधिवेशन में महिला शक्तिकरण का बात रखा जाएगा, महिलाओं को कैसे शक्ति मिले, महिला झारखंड में अपने पैरों में कैसे खड़ा हो और आजसू पार्टी में लोगों को कैसे जुड़ा हो, इस तरह का हम लोग माननीय सुदेश महतो और हमारे वरीय नेता लोग का द्वारा चर्चा होगा। और ये हम लोग का पार्टी सभी पार्टियों में महाधिवेशन करना अनिवार्य होता है। अगर पार्टी
को जिसको चलाना है तो हर विंग को आपको महाधिवेशन करना होगा। हम लोग 8 तारीख को युवा महाधिवेशन जमशेदपुर में रख रहे हैं और इससे पहले हम लोग महाधिवेशन मोराबादी में रखे थे पार्टी का। तो लगातार इस तरह का कार्यक्रम करना पड़ता है और महिला शक्तिकरण के लिए, और आप जानते होंगे कि सबसे बड़ा अगर कोई संगठन महिलाओं का है तो आसू पार्टी का, इसलिए महिलाओं का और युवाओं का एक ही पार्टी है, वो है आसू पार्टी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बीच विधायक निर्मल महतो, जो बुलंद अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं, जो हर राज्य की जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, यहाँ की महिला हो चाहे पुरुष हो, जो अपने क्षेत्र के मुद्दे हैं अग्रसर तरीके से वो उठाते हैं। फिलहाल उन्होंने बताया है ये जो अधिवेशन हो रहा है ये पार्टी विस्तार, साथ साथ में यहाँ की जो महिलाएं हैं जिसके साथ अन्याय हो रहा है उस पर भी चर्चा को लेकर ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल हमारे सभी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। अगली खबर, झारखंड में जेपीएससी द्वारा 14वीं पीटी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा के जारी परिणाम में गड़बड़ी को लेकर प्रदेश भाजपा ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा सवाल उठाया है। इस कड़ी में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा है कि पैसों के लिए जेपीएससी ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए परीक्षा परिणाम में बड़ी धांधली की है। इस सरकार में छात्रों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ जारी है, ये अगले कुछ मिनटों में हम आपको सिद्ध करेंगे कि ये सरकार छात्रों के सपनों को तोड़ने का काम कर रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी आप देखिए 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा मेन का रिजल्ट आया, उस मेन के रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो इतनी सारी विसंगतियां हैं, इतने सारे उसमें प्रॉब्लम्स हैं, और हम आभार व्यक्त करते हैं अपने मीडिया के मित्रों से कि हमें कुछ ऐसे पुख्ता सबूत भी मिले हैं जिससे ये दिखाता है कि जेपीएससी ने इस बार छात्रों के भविष्य को पैसे के लिए बेचने का काम किया है। कुछ परीक्षा के जो एग्जामिनेशन रिजल्ट्स हैं वो 12-14 वर्ष पूर्व बाहर निकल रहे हैं, इसमें एक उत्पाद सिपाही का भी था। तो ये सरकार 2 महीने का समय दे सकती थी मेन परीक्षा की तैयारी के लिए, लेकिन इन्होंने सिर्फ 16 दिन का समय दिया। कई विसंगतियां उसमें पकड़ी गई। तो ये जेपीएससी जैसी ऑटोनोमस संस्था जिसका पूरा सिस्टम अपने आप होता है, जिसके अंदर पूरा सिस्टम काम करता है, मॉडल आंसर शीट को गलत जारी कर रहा है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मच्छरों से होने वाली जानलेवा बीमारी मलेरिया के प्रकोप से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक लगभग 1059 लोगों को भी अभी इस संक्रमण से लोग जूझ रहे हैं। वहीं जिले के शहरी एवं गांव के अमूमन क्षेत्रों में फैल चुके इस जानलेवा संक्रमण ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ा दी है, जिसके कारण जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पूरे जिले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस कड़ी में डीसी राजीव रंजन और सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल के निर्देशन पर कुल 50 से ज्यादा संवेदनशील गाँव में जाँच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। झारखंड की राजधानी रांची में मानसून के दस्तक देते ही शहर के सबसे व्यस्त रोड में गिने जाने वाले एजी मोड़ सड़क के क्षतिग्रस्त होने से वाहनों का गुजरना अब काफी असुरक्षित हो चुका है, जहां कई जगहों पर गड्ढे और जल जमाव भी देखा जा रहा है। इस बीच एपीएन न्यूज की टीम ने वहां पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए सड़कों का हाल जाना है। हम राजधानी रांची के एजी मोड़ के पास पहुंच चुके हैं। हम आपको यहां पर ये दिखाना चाहेंगे कि कैसे भारी बारिश के बीच सड़कों का हाल रांची में अभी से ही बुरा होता नजर आ रहा है। जी हां, मॉनसून के दस्तक देने के बाद रांची की जो सबसे ज्यादा सक्रिय सड़क है, जो सबसे ज्यादा जहां आवाजाही होती है, वहां की सड़क का आप दृश्य देख सकते हैं। और ये दृश्य देखकर आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है राजधानी रांची में। ये जो एक पॉश इलाका है, वन विभाग यहाँ बिल्कुल करीब है और यहाँ पर सड़कों में ये गड्ढा बहुत कुछ कह रहा है। इस गड्ढे को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरा लोगों के लिए आवाजाही में ये गड्ढा आने वाले समय में साबित हो सकता है। हालांकि इसकी मरम्मत को लेकर अभी तक किसी भी तरह का कार्य नहीं किया गया है, क्योंकि सड़क को निर्माण को भी काफी समय लग गए हैं। लेकिन ये वही सड़क है जिसके निर्माण में करोड़ों की लागत आई थी और इसके मरम्मत में कितना समय लगेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल
यहाँ पर प्रशासनिक विभाग की नजरें जाने की जरूरत है, यही कह सकते हैं, नगर निगम को देखने की जरूरत है। हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबर की, जहां पर पंजाब कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी विवाद के बीच पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद शमशेर सिंह ढुल्लो के साथ बंद कमरे में अहम बैठक की है। ये मुलाकात खन्ना के गांव कौड़ी स्थित शमशेर सिंह ढुल्लो की फैक्ट्री में हुई है, जिसे पंजाब की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक के दौरान राजा वंडिंग के साथ कैप्टन संदीप सिंह संधू भी मौजूद थे, लेकिन करीब 45 मिनट तक चली बंद कमरे की चर्चा केवल राजा वंडिंग और शमशेर सिंह ढुल्लो के बीच ही हुई है। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने पार्टी की वर्तमान स्थिति, संगठन को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया है। ਢੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਢੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਐਜ਼ ਬਤੌਰ ਲੀਡਰ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰੇ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। चलिए अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की, जहां महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमित ठाकरे ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। नवी मुंबई में करंट लगने से 2 लड़कियों के घायल होने, मुंबई में हुई मौतों और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट में हुए भूस्खलन का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर, जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अमित ठाकरे ने कहा कि ऐसे कठिन समय में सरकार को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिया और कहा कि मन से हर परिस्थिति में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। नवी मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच सीबीडी बेलापुर सेक्टर 5 स्थित आरबीआई कॉलोनी के पास मेट्रो पिलर के समीप भूस्खलन की घटना सामने आई है। पहाड़ी का एक हिस्सा खिसकने से भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरा है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन खारगर की ओर जाने वाले यातायात को अस्थायी रूप से डाइवर्ट कर दिया है। वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील भी की गई है। घटना की सूचना मिलते ही नवी मुंबई महानगर पालिका, आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंची। पालघर के केलवा बांध क्षेत्र में उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। अस्थायी सुरक्षा उपायों के तहत कटाव रोकने के लिए रेत से भरी बोरियों और पत्थरों की मदद से बांध को मजबूत करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंदुरानी जाखड़ स्वयं घटनास्थल पर मौजूद रहकर स्थिति की निगरानी कर रही हैं तथा जल प्रवाह और जल निकासी पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रभावित 8 गांवों में से 4 गांवों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। लगभग 130 परिवारों में से 65 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, जबकि शेष 65 परिवारों के विस्थापन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। पालघर के सफाले क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। मूसलाधार बारिश के चलते सफाले रेलवे स्टेशन का रेल ट्रैक पूरी तरह पानी में डूब गया है। वहीं स्थानीय बाजार क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर जल भराव हो गया है। कई घरों और दुकानों में पानी घुस जाने से घरेलू सामान तथा व्यापारिक सामग्री को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी बीच विदर्भ के नंदनवन के नाम से मशहूर महाराष्ट्र के अमरावती जिले का
चिखलदरा अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी के लिए भी खास पहचान बना चुका है। ब्रिटिश काल में शुरू हुई कॉफी खेती की परंपरा आज भी यहाँ जीवित है और क्षेत्र की ठंडी जलवायु कॉफी उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। चिखलदरा में करीब 20 से 22 एकड़ क्षेत्र में कॉफी की खेती की जाती है। यहाँ तैयार होने वाली कॉफी अपने खास स्वाद और उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण देश के कई राज्यों के साथ साथ विदेशों तक पहुँच रही है। स्थानीय किसानों का कहना है कि कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से जैविक पद्धति से किया जाता है, जिससे इसकी गुणवत्ता और बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है। कॉफी उद्योग ने चिखलदरा की स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी है। इस खेती से बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। वहीं पर्यटन और कॉफी उत्पादन का अनूठा मेल इस खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र को देश के प्रमुख आकर्षणों में शामिल कर रहा है। जो कॉफ़ी है ये इंग्रज कालीन में, जैसे कि जब इंग्रज लोग यहाँ पे जब रहते थे उस टाइम से उन्होंने ये पूरा प्लांट लगवाया था। हाँ, ये पूरा प्लांट उन्होंने लगवाया था। प्लांट लगवाने के साथ साथ में अभी जो अंडरटेकिंग है वो अंडरटेकिंग अभी क्रिश्चियन मिशनरी के अंडरटेकिंग में है, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे है। और यहाँ के जो लोग हैं उनको स्थानिक जो मजदूरी मिलती है वही ये सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि खाद देना हो गया, शेनखत जो रहता है अपना वो दे के वो बाकी सारी चीज़ें ये करते हैं। फिर यहाँ से तो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में तो पूरी जगहों पे जाती है और साथ साथ में वो फॉरेन में भी वहाँ पे भेजते हैं। जैसे कि मिशनरी की अंडरटेकिंग रहने के कारण वहाँ पे फॉरेन में भी सारी कॉफ़ी जाती है। बरसात का मौसम है, इस टाइम में तो कॉफ़ी नहीं आती है। जैसे कि ये कॉफ़ी का जो आने का सीज़न रहता है वो दिसंबर से चालू होता है। दिसंबर के बाद में फिर ये कॉफ़ी का बीज वगैरह आते हैं, उस टाइम पर फिर दिसंबर से मार्च अप्रैल तक ये पूरा प्लांट जाता है, उनका पूरा प्रोसेस चलता है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।